हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का 5वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। गोलक चटर्जी पूजा पाठ तथा सात्विक जलपान से निवृत्त होकर नीचे उतर आए। वे किसी कार्यवश बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ याद आ जाने के कारण लौट आए और एक बरामदे से दूसरे बरामदे में घूमने लगे। अचानक एक स्थान पर रुककर गोलक ज्ञानदा को मीठी डांट लगाते हुए चिंतित स्वर में बोले, छोटी मालकिन, तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा कि स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले है। ऐसा भला कौन सा काम है जिसे निपटाना जरूरी हो गया है। ज्ञानदा हंसिया से तरकारी काटती हुई पूर्ववत अपने काम में जुटी रही, मानो उसने चटर्जी की खड़ाओं की खटखट और कंठ से निकली बकबक को सुना ही ना हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद गोलक ने पूछा, भगवान का धन्यवाद, यह प्रियनाथ की औषधि का प्रभाव है। वैसे तो यह आदमी सन की है, किंतु वैद्यक में साक्षात धन्वंतरी है। उसकी दी गई दवा को उसके निर्देशों के अनुसार लेती रहना। लापरवाही करने से भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ज्ञानदा बिना किसी बात का उत्तर दिए अपना काम करती रही। थोड़ी देर तक ज्ञानदा के चेहरे की ओर ताकने के बाद गोलक ने कहा, प्रियनाथ को सुबह शाम तुम्हारी देखभाल करने को कह दिया है। क्या वह सुबह आया था? सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा ने गर्दन हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ। गोलक प्रसन्न होकर बोले, कैसे नहीं आएगा? मेरे आदेश का पालन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दाई कहाँ गई है? प्रियनाथ की दवा खाने पर यदि तुम मेहनत में अपने को खपाती रही तो लाभ कैसे होगा? क्या सारे नौकर चाकर मर गए हैं जो तुम्हें काम करना पड़ रहा है? मैं ये नहीं होने दूंगा। उठो, ऊपर जाकर आराम करो। मधुसूदन, मुझे तो बस तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा को निर्देश देने के रूप में अपने लौकिक, सामाजिक और धार्मिक कृत्यों को संपन्न समझकर निश्चिंत होते हुए गोलक चटर्जी बाहर जाने को उद्यत हुए। गोलक की खड़ाओं की आवाज से उन्हें निश्चित रूप से जाने को उद्यत समझकर ज्ञानदा ने अब तक झुका रखे, मुरझाए और दुख से स्याह पड़े अपने चेहरे को ऊंचा किया। रोने से सूजी और लाल हो गई उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। अपने आंसुओं पर नियंत्रण करके ज्ञानदा गोलक के चेहरे पर दृष्टि टिकाते हुए रुंधे गले से बोली, क्यों जी, क्या तुमने प्रियनाथ की लड़की से ब्याह करने का निश्चय कर लिया है? देखो, इस विषय में मुझे अंधकार में रखना ठीक नहीं। सब कुछ सच सच बता दो। घबराहट के कारण गोलक सहसा मुंह ना खोल सके, किंतु प्रयत्न पूर्वक स्वयं को संभाल कर बोले, क्या संध्या की बात कर रही हो? मेरे साथ तो उन लोगों ने कोई बात नहीं की। तुम्हें किसने कहा है? ज्ञानदा बोली, किसी ने कहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने रासमणि को लड़की वालों के पास अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए नहीं भेजा? यहाँ तक कि विवाह का मुहूर्त अगला अगहन भी निश्चित कर लिया। आपको अपने इष्ट देव की सौगंध है मिथ्या भाषण ना करना। गोलक बोले, अच्छा, तो यह सारी शैतानी उस ब्राह्मणी की है। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ज्ञानदा बोली, बात बदलो नहीं। यदि यह सत्य है तो मुझे बताओ कि आपने मेरा सर्वनाश क्यों किया। यह कहते हुए उस दुखिया के आंसू छलक आए। गोलक किसी के द्वारा सुने जाने की आशंका से भयभीत हो उठे और दबे स्वर में बोले, ये तुम क्या कह रही हो? कोई सुन लेगा तो फिर दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। रासमणि तुमसे मजाक कर रही होगी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ज्ञानदा बिलखती हुई बोली, सत्य को कब तक छिपाओगे? रासमणि मौसी मेरे साथ मजाक कभी नहीं कर सकती। यह 100% सत्य है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो आप करेंगे वहां धर्म और न्याय होगा। गोलक बोले, मैं कहता हूँ यह गलत है तो तुम मानती क्यों नहीं हो? अरे हंसी मजाक में मेरे मुंह से निकल गया होगा।
वरना संध्या तो मेरी नातिन है। अब चुप हो जाओ। अगर किसी नौकर चाकर के कान में इस तरह की कोई बात पड़ गई तो मेरे और मेरे पूरे खानदान के लिए अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर गोलक तेजी के साथ चलते हुए तुरंत वहां से गायब हो गया। इस बीच नौकरानी ने एक अन्य नौकरानी के साथ ज्ञानदा के ससुर जी के घर पर आ पहुंचने की सूचना ज्ञानदा को दी, जिसे सुनकर ज्ञानदा का खून पानी बन गया। ज्ञानदा को चुपचाप और सुने को अनसुना करके बैठा देखकर नौकरानी फिर बोली, मौसी जी, वहां की किसी नौकरानी को साथ लेकर तुम्हारे ससुर जी इधर आए हैं। आंसू पहुंचकर उत्सुक दृष्टि से नौकरानी की ओर देखती हुई ज्ञानदा इस प्रकार कांपने लगी मानो उसने किसी भूत को सामने देख लिया हो। ज्ञानदा के पीले पड़े और उदासी से बुझे चेहरे को देखकर दासी ने पूछा, मौसी जी, क्या आपकी तबीयत खराब है? ज्ञानदा से कोई उत्तर न पाकर नौकरानी ने अपने प्रश्न को एक बार फिर से दोहराया। ज्ञानदा ने हाँ कहने के बाद गहन गंभीरता के साथ दासी से पूछा, बाबूजी यहाँ कब आए? दासी धीरे से बोली, उनके आने का सही समय मुझे पता नहीं। मैंने तो उन्हें अभी देखा है। वे आंगन में खड़े होकर बाबू साहब से कुछ बातचीत कर रहे थे। ज्ञानदा ने पूछा, क्या गोलक बाबू के साथ? दासी बोली, हाँ हाँ, उन्हीं के साथ। मुझे उन्होंने ही उनके इधर आने की सूचना देने के लिए भेजा है। अरे, वे तो स्वयं तुम्हारे पास चले आ रहे हैं। यह कहकर नौकरानी वहां से चलती बनी। इतने में लाठी की समीप आती आवाज से स्पष्ट हो गया कि आने वाले सज्जन लाठी की सहायता के बिना नहीं चल पाते। इसके अतिरिक्त शायद वे आंखों का काम भी लाठी से लेते हैं। इसी बीच एक अधेड़ आयु की महिला के पीछे एक वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए ज्ञानदा के सामने आ खड़े हुए और पूछने लगे, मेरी बेटी कहाँ है? ज्ञानदा ने आगे बढ़कर वृद्ध ससुर के चरण स्पर्श किए और उनके चरणों की रज को अपने सिर पर रखा। अपने सामने खड़ी बहू का चेहरा ना देख पाने पर भी वृद्ध ने अपनी बहू को पहचान लिया। आशीर्वाद देने के बाद बिलखते हुए वे बोले, बुढ़िया सास और ससुर को भुलाकर तुम यहाँ कैसे पड़ी हो बेटी? वृद्ध के साथ आई दासी ने ज्ञानदा को प्रणाम करने के बाद कहा, बाबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं। बूढ़ी दिन रात एक ही रट लगाए रहती है। मेरी बेटी को जल्दी से घर ले आओ। मेरे लिए अपनी बहू को भुलाना कैसे संभव है? ज्ञानदा ने मुंह नहीं खोला। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बूढ़े ससुर का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले गई। उसने अपने हाथ से आसन बिछाकर बूढ़े ससुर को बिठाया और फिर चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गई। वृद्ध बैठकर बोला, आने से पहले मैंने चटर्जी महाशय को 2 पत्र भेजे, किंतु एक का भी उत्तर न मिलने पर सोचा बड़े लोग छोटे लोगों के पत्र का उत्तर देने की परवाह कहाँ करते हैं। किंतु बेटी, तू तो हमारे उस घर की लक्ष्मी है, अतः पत्र न मिलने पर भी तुम्हें लेने के लिए तो मुझे आना ही था। साथ आई दासी बोली, जीजा जी के बहुत बड़े आदमी होने में तो कोई संदेह नहीं, किंतु फिर भी घर की बहू को पराए घर में इतने दिनों तक तो नहीं रखा जा सकता, विशेषतः जब बहन ही नहीं तो फिर। बूढ़े ससुर बीच में ही बोल उठे, सद्दो, इन बातों को कहने का कोई लाभ नहीं। फिर वे ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर बोले, बहू, तुम्हारी सास काफी बीमार है। उसने आज अच्छा मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें लिवा लाने को मुझे भेजा है। सद्दो दासी बोली, सच पूछो तो तुम्हें देखने के लिए बुढ़िया के प्राण अटके हैं। कई दिनों से वह मुझे तुम्हारे पास आने को कहे जा रही थी। उसकी इच्छा है कि मरने से पहले एक बार बहू का चेहरा देख ले, बस इसीलिए वे अभी तक जीवित हैं। यह कहते हुए सद्दो का गला रुंध गया और आंखें गीली हो गई। वृद्ध बोले, चटर्जी महाशय कहते हैं कि उन्हें हमारे दोनों पत्र नहीं मिले। हम तो यही सोचते रहे कि बड़े आदमी होने पर भी साधु पुरुष हैं, इसीलिए उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। हमें आशा थी कि चटर्जी महाशय लिखेंगे कि आपकी बहू है, आप ले जाइए,
मुझे इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? पत्र का उत्तर तो नहीं मिला, किंतु आते ही वह बहू को भेजने के लिए तत्काल तैयार हो गए। इतना ही नहीं, पालकी लाने को आदमी भी भेज दिए। यही तो साधु पुरुष के लक्षण हैं। वे हमारे प्रति आभार जताते हुए बोले कि आपने हमारे संकट में बहू को भेजकर हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको अब उसकी आवश्यकता है, तो मैं उसे क्यों रोक कर रखूंगा? आज ही आपके साथ उसे रवाना कर देता हूँ। अब तक अवसादग्रस्त बनी ज्ञानदा बोली, क्या चटर्जी जीजा ने अपने मुंह से आज ही मुझे रवाना करने की बात कही है? सौदामिनी प्रसन्नता से उछलती हुई बोली, साधु पुरुष जो ठहरे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि खा पीकर जल्दी से चल दीजिए, ताकि 3 बजे की गाड़ी पकड़ सके और फिर कल सवेरे आराम से अपने घर पहुंच सके। जब घर में बुढ़िया बीमार पड़ी हो, तो मैं आपको पल भर के लिए भी रुकने को नहीं कह सकता। फिर वह ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर बोली, बुढ़िया तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपे जा रही है। ज्ञानदा ने चकित और व्यथित होते हुए पुनः पूछा, क्या जीजा जी ने यथाशीघ्र मुझे भेजने की अपनी सहमति प्रकट की है? वृद्ध बोला, हाँ बेटी, नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? फिर यह भी तो सोचो, वे तुम्हें किस लिए रोक कर रख सकते हैं? ज्ञानदा की इस पूछताछ से दासी सौदामिनी काफी नाराज हो गई थी। उसके व्यवहार से उसकी नाराजगी साफ भी हो गई। वह बोली, सास मर रही है, बूढ़े ससुर स्वयं इतनी दूर से लेने आए हैं और बहू जी बार बार सवाल पर सवाल किए जा रही है। यह भी कैसा तमाशा है? अच्छा यह बताओ कि अब तुम्हें कोई क्यों रुकने के लिए कहेगा? यदि तुम्हें विश्वास नहीं आता तो स्वयं अपने जीजाजी से पूछ लो। पास खड़े गोलक ने यह सुना तो खड़ाओं की आवाज करते हुए उधर चले आए और वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, मुखर्जी साहब, क्षमा करें, अब बैठकर बातचीत करने का समय नहीं है। नहाने धोने और खाने पीने के लिए भी समय चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था। मुखर्जी साहब, हमें कुछ कष्ट अवश्य होगा, किंतु आपकी बहू को हम रोक कर नहीं रख सकते। आपकी आवश्यकता मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक और बढ़ चढ़कर है। यदि मैं झंझटों में ना फंसा होता तो ज्ञानदा को स्वयं आपके पास छोड़ आता। आप लोगों का एक भी पत्र नहीं मिला, अन्यथा यह हो ही नहीं सकता कि मैं उत्तर ना दूं। आपको इधर आने का कष्ट ही क्यों करना पड़ता? डाकिये साले बदमाश हो गए हैं, पत्रों को इधर उधर कर देते हैं। काली, कहाँ मर गया है? हुक्का तैयार करके इधर क्यों नहीं लाया? हाँ मुखर्जी साहब, उठिए, अब सोच विचार में समय गंवाना उचित नहीं है। ज्ञानदा, जल्दी करो, नहीं तो 3 बजे वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे। चौकीदार बाहर बैठा है। सच तो यह है कि जब से घरवाली नहीं रही, तब से कुछ याद ही नहीं रहता। मधुसूदन, तुम ही लाज रखना, तुम्हारा ही भरोसा है। गोलक यह कहकर सारे मकान को खड़ाओं की आवाज से गुंजाते हुए दूसरे कमरे में चले गए। ज्ञानदा बिना कुछ बोले जड़ पत्थर बनी जीजा को जाते देखती रही। भोलू ने आकर कहा, मौसी जी, लल्लू नहाने की हट कर रहा है, क्या उसे नदी पर ले जाऊं? ज्ञानदा को कुछ सुनाई नहीं दिया और इसलिए वह उत्तर में कुछ नहीं बोली। वृद्ध ने उठते हुए कहा, बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। सद्दोदासी बोली, बहू जी, आज मेरी षष्ठी तिथि है, इसलिए मैं भात नहीं खाऊंगी। ज्ञानदा उठकर खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। वृद्ध ससुर चकित होकर बोले, जाने के लिए आज का दिन शुभ है, फिर क्यों नहीं जाना है? दासी अपने लिए फलाहार कहने की बात भूलकर बोली, भट्टाचार्य जी से मुहूर्त निकलवा कर ही घर से चले हैं बहुरानी। ज्ञानदा ने दृढ़ पूर्वक कहा, बाबूजी, मैं नहीं चलूंगी। गोलक का 10-12 वर्ष का लड़का दौड़ कर आया और ज्ञानदा से लिपट गया। वह बोला, मौसी, मुझे नदी पर नहाने के लिए जाने की अनुमति दे दो ना। ज्ञानदा ने बिना कुछ बोले उस लड़के को अपनी छाती से चिपका लिया और फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। ज्ञानदा ने कमरे में आकर एक बार भीतर से दरवाजा बंद किया
तो फिर खोला ही नहीं। दासी और बूढ़ा ससुर विमूढ़ बनकर दोपहर तक बैठे रहे। वे अपनी बहू की इस आनाकानी का कारण समझ ही नहीं पाए। फिर भी उन्हें इस तरह खाली लौट जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दरवाजे के बाहर से काफी गंदी और अशोभनीय बातें भी कही, झूठे आरोप भी लगाए। ज्ञानदा ने सब कुछ सुना, किंतु किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। इतना ही नहीं, ज्ञानदा ने अपने रोने की आवाज भी बाहर नहीं आने दी। बूढ़ा चकित था कि उसकी बहू कैसी औरत है। जिस सास ने इस औरत के विधवा होने पर भी इसे आज तक अपनी छाती से लगाए रखा है, वही सास अपनी बहू को देखने के लिए सांस रोके पड़ी है, और बहू है कि उसे बुढ़िया की कोई चिंता ही नहीं है। बूढ़ा सोच नहीं पा रहा था कि वह बुढ़िया के पास जाकर क्या कहेगा। ज्ञानदा के न आने का वह क्या कारण बताएगा। मुखर्जी के प्रस्थान के समय गोलक ने उन्हें विदा के रूप में राह खर्च देना चाहा, जिसे उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया। गोलक ने ज्ञानदा के उनके साथ ना जाने पर गहरा दुख और आश्चर्य भी प्रकट किया। बैठक में गोलक को आया देखकर भट्टाचार्य ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, तो गोलक ने केवल सिर हिला दिया। फिर वे बोले, हाँ तो बेटे, तुम्हें बुलावा भेजा था। मृत्युंजय भट्टाचार्य बोला, जी हाँ श्रीमान, सुनते ही आधा अधूरा निकलकर दौड़ा आया हूँ। गोलक ने कहा, सो तो ठीक है, तुम लोगों के विवाह संबंध तो स्थिर करते हो, किंतु गांव और गांव के लोगों की भी कुछ खबर रखते हो। तुम्हारे बाबा राम रतन शिरोमणि अवश्य इस विषय में आदर्श थे। सारे गांव की सारी जानकारी उनकी उंगलियों पर रहती थी। मृत्युंजय बुझे स्वर में बोला, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैं भी अपनी ओर से प्रयत्नशील रहता हूँ। अच्छा चटर्जी महाशय, आपने जगतधात्री ब्राह्मणी की लड़की के दुस्साहस की बात तो सुनी होगी। रासू बुआ के मुंह से हमने यह सब सुना है, तो मन करता है कि उन्हें चूल्हे में झोंक दिया जाए। गोलक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, ऐसा क्या कह दिया उसने, जरा मैं भी तो सुनूं। मृत्युंजय बोला, अच्छा तो क्या आपको मालूम नहीं? गोलक ने कहा, नहीं, बात क्या है? मृत्युंजय बोला, इधर आपका घर सूना है और उधर संध्या का कहीं जुगाड़ नहीं बैठ रहा। आप अपनी उदारता से उसका उद्धार करने को सहमत थे, किंतु छोकरी ने बड़े ही क्रुद्ध स्वर में सबके सामने जो कहा, हमें तो वह दोहराते हुए भी लज्जा आती है। वह बोली, घाट के मुर्दे के गले में जूतों की माला अवश्य डाल दूंगी। हमने सुना है कि उसके माँ बाप ने भी यह सब सुना ही नहीं है, अपितु लड़की की पीठ थपथपाई है। यह सुनकर गोलक क्रोध से कांपने लगा, किंतु क्षण भर में ही स्वयं को संभाल कर उसने सारी बात को हंसी में उड़ा दिया। बोला, अरे ना समझ छोकरी है, उस मुंहफट की बात का क्या बुरा मानना। मृत्युंजय बोला, उस मुंहफट की जबान खींच लेनी चाहिए। उसे ऐसी छूट देकर ही तो आपने सिर पर चढ़ा लिया है, अन्यथा उसकी माँ नहीं जानती कि आपके द्वारा उसे अपनाने से प्रियनाथ की 56 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इस इलाके में उसका सम्मान कितना बढ़ जाएगा। गोलक प्रसन्न मन से बोले, भट्टाचार्य जी, गुस्से को थूक दो। वह अनाड़ी लड़की किसी के मान सम्मान को क्या जाने। समय आने पर वह सब कुछ समझ जाएगी। मृत्युंजय ने पूछा, क्या आपको रासू बुआ ने कुछ नहीं बताया? गोलक बोले, क्या अपनी लक्ष्मी को इतनी जल्दी भुलाना संभव है? अभी मैं किसी दूसरे विवाह के बारे में सोच ही कहाँ सकता हूँ, जो रासू बहन से कुछ कहूंगा। मधुसूदन, रक्षा करो, तुम्हारा ही भरोसा है। अब मृत्युंजय के लिए कुछ पूछना संभव ना रहा। वह गोलक के पत्नी प्रेम पर मुग्ध होकर प्रशंसा परक एवं प्रसन्न दृष्टि से उसके चेहरे को देखता रह गया। कुछ देर के बाद गोलक बोले, भट्टाचार्य, सच पूछो तो मैंने कुछ याद रखना ही छोड़ दिया है। लोग दिन रात मेरे संबंध में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वे क्या कहते हैं, मैंने इसकी भी चिंता छोड़ दी है। अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएं कि अमुक कन्या का उद्धार करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। इन कथनों की कितनी उपेक्षा करूं, आखिर इंसान हूं। उदासीनता बरतने पर कभी किसी के सामने मुंह से किसी के बारे में स्वीकृति अथवा सहमति जैसी किसी बात के निकल जाने को
अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता। संबंध जोड़ने की कला में कुशल मृत्युंजय ने संकेत समझने में भूल नहीं की। वह मधुर और विनम्र स्वर में बोला, यदि ऐसा कुछ है तो मेरी प्रार्थना है कि आपको प्राण कृष्ण की लड़की को अपनाने में सहमत हो जाना चाहिए। लड़की रूप गुण में साक्षात लक्ष्मी है और उसकी आयु भी 13-14 के आसपास है। हाँ, पिता अवश्य निर्धन है। आप निर्धन परिवार की लड़की के पुण्य लाभ को हाथ से मत जाने दीजिए। गोलक मृत्युंजय को प्यार से झिड़कते हुए बोले, पंडित, लगता है कि तुम बौरा गए हो। क्या मुझे इस आयु में पुनः विवाह करना शोभा देता है? क्या लड़की 14 की हो गई है? उसके शरीर का विकास तो काफी अच्छा है। सुना है काफी आकर्षक युवती है। उत्साहित होकर मृत्युंजय ने कहा, आपने ठीक ही सुना है। उसकी एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि वह शांत और संयत है। लगता है मानो मुंह में जबान ही नहीं है। गोलक बोले, रूप सौंदर्य और गुणशालीनता में मेरी लक्ष्मी की तुलना कौन लड़की करेगी? उसके सामने किसी दूसरी लड़की को देखने का मन नहीं करता, किंतु क्या करूं, किसी का दुख भी तो मुझसे नहीं देखा जाता। अब जब तुम लड़की की 13-14 वर्ष की आयु बता रहे हो, तो निश्चित है कि वह 15-16 की अवश्य होगी। तुम उसके पिता को दरिद्र और अभावग्रस्त होना भी बता रहे हो। यह सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। ब्राह्मण की विपत्ति देखी नहीं जाती। मृत्युंजय बोला, आपकी उदारता से कौन परिचित नहीं? गोलक बोले, किसी कुलीन की कुलीनता की रक्षा की चिंता कोई कुलीन व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा ना करना भी कर्तव्य से पतित होने जैसा पाप कर्म है। इधर अभी मैं पत्नी वियोग के दुख को भुला नहीं पाया और आयु भी 50 को छूने लगी, किंतु मन दूसरों के दुख संकट को अनदेखा करने को मानता ही नहीं, इसलिए मुंह से ना नहीं निकलता। गोलक के कथन के समर्थन में मृत्युंजय बार बार सिर हिलाने लगा। गोलक गहरी सांस लेकर बोले, कुलीन ब्राह्मणों के गांव में समाज का मुखिया बनना भी कांटों का ताज पहनना है। दिन भर दूसरों की चिंता में किस प्रकार खपना पड़ता है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। किसके पास भोजन नहीं, किसे तन ढकने को वस्त्र नहीं, किस रोगी की औषधि उपचार की मांग है। इन्हीं बातों में पूरा दिन चला जाता है। लगता है कि सारा जीवन इस प्रकार मरते खपते ही बिताना पड़ेगा। अब तुम कहते हो, प्राण कृष्ण बेचारे गरीब की लड़की विवाह की आयु पार करने जा रही है। 13-14 की आयु तुम बताते हो, जबकि मुझे वह 15-16 से कम ही नहीं लगती। अच्छा ठीक है, प्राण कृष्ण को एक बार मेरे पास भेजो, उसके लिए कुछ करता हूँ। उत्साहित हुए मृत्युंजय ने कहा, उसे अभी आपके पास भेजता हूँ। भेजना क्या, अपने साथ लेकर आता हूँ। गोलक बोले, तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया। मेरे मुंह से आज तक किसी की सहायता के लिए ना तो निकलती ही नहीं, फिर गरीब ब्राह्मण को ना कैसे कही जाएगी। मधुसूदन, तुम ही रक्षा करो। मैं तो उसी तरह नाचता हूँ जिस तरह तुम मुझे नचाना चाहते हो। किसी भूली बात की याद आ जाने पर जाते हुए मृत्युंजय को आवाज देकर गोलक बोले, मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ। जिस बात को कहने के लिए तुम्हें बुलाया था, वह तो मैं कहना ही भूल गया हूँ। कहना यह था कि आजकल थोड़ी तंगी चल रही है, अतः तुम अपने ब्याज का भुगतान। मृत्युंजय करुण कंठ से बोला, इस महीने तो आप दया की भीख। गोलक बोले, कोई बात नहीं, रहने दो। मैं किसी को कष्ट देकर एक पाई वसूल करना भी पाप समझता हूँ, किंतु हाँ बेटे, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मृत्युंजय बोला, आज्ञा कीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। गोलक बोले, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करना और परंपरागत सामाजिक आचार विचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस भार को उठाने वाले व्यक्ति को चौकन्ना और चार आंखों वाला बनकर रहना पड़ता है। जरा सी भूल हुई कि अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। प्रियनाथ की माँ के बारे में उन दिनों बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली थी। तुम्हें उसके गांव जाकर सही बात की पक्की जानकारी गुप्त रूप से मुझ तक पहुंचानी होगी।
तुम्हारे बाबा शिरोमणि इस मामले में सिद्धहस्त थे। वे उड़ती चिड़िया के पंख काट लेते थे। बड़े से बड़े मक्कार से भी उसके दिल की बात उगलवा लेते थे। 20-30 गांव के एक-एक आदमी का कच्चा चिट्ठा उन्हें मालूम रहता था। तुम्हारे इन्हीं बाबा के बल पर भूपति चटर्जी का 10 साल तक सामाजिक बहिष्कार जारी रखा और भाई साहब को गांव छोड़ने पर विवश कर सका। तुम भी अपने बाबा के यश को आगे बढ़ा पाते तो कुलभूषण कहलाते। अपने पूर्वजों के सामने अपनी हीनता की जानकारी मृत्युंजय के लिए सुखद नहीं रही। वह बोला, चटर्जी महाशय, मैं 1 सप्ताह में ही घटना की सही जानकारी ला दूंगा। पाताल से भी सत्य को खोज कर ले आऊंगा। मृत्युंजय को उत्साहित करते हुए गोलक बोले, जुट जाने पर तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। समाज के मान सम्मान तथा मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हारा ब्याज ही नहीं, मूल भी छोड़ दूंगा। यदि तुम अपने कष्ट के बारे में बताते तो मैं तकाजा ही ना करता। किंतु हाँ, जानकारी एकदम सच्ची होनी चाहिए। मृत्युंजय प्रसन्न होकर बोला, आप ही निर्धनों के पालक एवं आश्रयदाता हैं। मैं आज ही चल देता हूँ और प्रामाणिक जानकारी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। चलने के लिए उद्यत मृत्युंजय को रोक कर गोलक बोले, मुझे किसी बात का श्रेय देने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद करना ही है तो मधुसूदन का करो, जिनकी कृपा से मुझे कुछ शुभ करने की प्रेरणा मिलती है। मैं तो उनका दासानुदास हूँ, निमित्त मात्र हूँ। असली मालिक तो स्वयं वही हैं। यह कहकर उन्होंने मधुसूदन को लक्ष्य कर सिर झुका दिया। गोलक जाते हुए मृत्युंजय को अपने समीप बुलाकर बोले, प्राण कृष्ण को भेजना ना भूलना। उस ब्राह्मण का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।